Okay, so good afternoon and welcome to the first lecture of that is control and coordination. Now control coordination जो है वो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बोर्ड ने हमें क्या रिकमेंड किया है कि हमें क्या क्या कवर करना है, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस को देखें यहाँ पे जो कि बोर्ड ने रिकमेंड किया है, लाइक दिस फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ओके, मींस नर्वस सिस्टम हमें देखना है, फिर वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, मींस वॉलेंट्री फंक्शंस और एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, ये हमें देखना है। फिर उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें हम हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे ये, और उसके बाद प्लांट्स में जो हमें देखना है दैट विल बी द ट्रॉपिक मूवमेंट एंड प्लांट हार्मोन्स का एक इंट्रोडक्शन, एक आइडिया हमें देना है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि हमें जो कवर करना है वो मतलब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर करना है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है ये पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, और इस वजह से शायद आपको पिछला सेशन नहीं, तो वो डिपेंड करता है ना, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एनईपी के अकॉर्डिंग हो रही हैं। लास्ट टाइम कोविड था 2 साल, उसके हिसाब से, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द नीड ये लोग करते रहते हैं। तो अभी जो रिवीजन हुआ है वो रेशनलाइज सिलेबस जो है वो ज़रूरत को देखते हुए, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो बार बार ना पढ़ाए जाए, ठीक है, इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो इस एक लेवल डिसाइड कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो प्लस ऐसे टॉपिक्स को चूज किया जाए जो सेल्फ स्टडी बच्चे कर सकें अच्छे से, ठीक है। इतना कंटेंट कर दिया जाए कि वो सेल्फ स्टडी में कवर हो जाए उनके, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अगर हम यहाँ पे देखें भी बुक्स को, तो 10th क्लास इस चैप्टर को देखते हैं, या मतलब एनालिसिस करेंगे पहले, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, मतलब फिर एनिमल नर्वस सिस्टम डिस्कस किया गया, न्यूरॉन्स, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन को फिर डिस्कस किया गया, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे मतलब डिस्कस किया इन्होंने, और फिर उसके बाद हाउ द नर्व इम्पल्स इज गेटिंग मीन्स ट्रांसफर्ड, और ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन डिटेल। फिर उसके बाद ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस किया गया। फिर उसके बाद हाउ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, कैसे एक्शन लेता है, कैसे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अभी टॉपिक्स हमने पढ़ा था, ठीक है। स्टिमुलस एंड टच, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, तो वो उसमें कवर होगा। और यहाँ पे है प्लांट हार्मोन्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑक्सिन, ठीक है, नेम बीच बीच में मैं दिखा रहा हूँ, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। तो इन सबको हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, और टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दैट यूज्ड टू टेक प्लेस, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, लिस्ट भी है, ठीक है, लेकिन इसको बहुत ही समराइज कर दिया जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब उसको दे रहे हैं। चलिए, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, मींस वो प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है उसके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? उसको सरवाइव करने के लिए। और ये लाइफ प्रोसेसेस, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, ठीक है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ये सारे प्रोसेसेस होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें तो हो रही हैं, ठीक है, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप ऑर्गन को देखोगे तो वहां सेल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और जाहिर सी बात है वो टिश्यू बना रहा है जिसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वो सेल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें इसको, बस मुझे एक
ओके, सो जैसा कि हम यहां पे पढ़ रहे थे कि अगर हम देखें तो वो जो हमारा प्रोसेसेस है वो होना जरूरी है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर हम खाना भी खाते हैं तो अब देखो जैसे ही खाना हमारे सामने आया तो हमारा आई इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद वो सिग्नल्स दे रहा है जिसमें माउथ की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, स्टमक की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद जाके हम उसको खाएंगे, हमारा हाथ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कितने कितने पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि वो क्या हो, उसको कंट्रोल किया जाए और साथ में क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए। समझ में आ रही? कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, घर में मेहमान आते हैं, कोई आया, बेल बजी, आप पहुंचे, आपने देखा अरे ये तो अब्बू के फ्रेंड आए हुए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हाँ, सलाम करेंगे, फिर उसके बाद मतलब बताएंगे। अब देखो, बिल्कुल आप बताएंगे अब्बू को, अब्बू आपके फ्रेंड आए, अब्बू कहेंगे कि जाओ इनको अच्छे से बैठा दो, फिर अब्बू अम्मी को बोलेंगे कि कुछ इंतजाम करो खाने का, फिर आप अब्बू उनके पास जाएंगे, आप अपने काम में लग जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है इंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। दिस इज कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रही? दिस इज कोऑर्डिनेशन। तो इसी तरह हमारा सिस्टम है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वो तो एक तो कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को, ठीक है, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट, क्यों? क्योंकि उस फंक्शन को परफॉर्म करने में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और इनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई अब खाना खाया, चबा लिया, अब स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा तो ईसोफेगस से पहुंचेगा, तो ईसोफेगस को भी पता होना चाहिए कि अभी खाना जो है गुजरने वाला है, ठीक है, तभी तो वहां पे मसल्स ओपन होंगी, खाना अंदर जाएगा, ठीक है। अब ईसोफेगस को पता नहीं हो, सोया हुआ है, अब आपने खा लिया, अब उसको घोट रहे हो, और ईसोफेगस को पता ही नहीं, वो जग रहा है कि अच्छा ठीक है भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट ना हो तो फिर खाना नीचे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईसोफेगस के पास आंख नाक है, मैं विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन करना जरूरी है। अब खाना आपने खाया तो स्टमक ये नहीं कह सकता अभी मैं, हाँ देखो अभी होता है ना कभी कभी स्टमक अपसेट होता है, इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, मोशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, आपके तो नहीं खाना खाना, ठीक है, आप मेडिसिन के लिए जाते हो, तो कहने का मतलब है एक भी ऑर्गन थोड़ा सा हुआ तो वो फंक्शन परफॉर्म अच्छे से नहीं होता। तो इसीलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास सिस्टम है। और जरूरी नहीं है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ एनिमल्स में हो रहा है, वो प्लांट्स में हो रहा है, लेकिन एनिमल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे पता चल रहा है लीव्स को ओपन होना है, फ्लावर को मूव करना है, बात समझ में आ रही है, रेस्पिरेशन होना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हो रही है तो किसी एक सिस्टम के तहत हो रही है। प्लांट्स में ये सिस्टम नहीं अवेलेबल है, लेकिन प्लांट्स में केमिकल्स अवेलेबल है जो ये फंक्शन करा रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन एनिमल्स। और अगर एनिमल्स में भी बात करेंगे तो आप स्पॉन्जेस में नहीं न्यूरल आपको नर्वस सिस्टम मिलेगा, समझ में आ रही, स्पॉन्जेस में नहीं मिलेगा नर्वस सिस्टम, कुछ सेल्स मिल जाएंगे, हाइड्रा में आपको नर्वस सिस्टम नहीं मिलेगा, कुछ सेल्स मिल जाएंगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स होगा और ह्यूमंस तक पहुंचेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिलेगा नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो अब यहां पे बहुत चीजें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टडी करेंगे क्या ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ नर्वस सिस्टम करता है या दूसरा सिस्टम भी चाहिए जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया न्यूरल कोऑर्डिनेशन, एक हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम कहां पे होगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं, अब सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं कि जैसे एक फंक्शन को लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आपने डोर ओपन किया तो अब्बू के फ्रेंड सामने खड़े थे, ठीक है, तो उसके बाद ही तो फंक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, हलचल शुरू हुई, ठीक, कोई आया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे आप कह सकते हो चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म के अराउंड, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड करता है। बात समझ में आ रही? जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये लाइट ब्राइट हो जाए, बहुत ब्राइट हो जाए, तो आपकी आंख से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, बात समझ में आ रही,
ठीक है, आपने देखा वहां पे रखा हुआ है लड्डू, आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा, बात समझ में आ रही? तो यहां पे कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, जहां पे अभी गर्मी होगी हम पसीना छोड़ना शुरू कर देंगे, बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये हो गया कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं जिनको सेंस करना बहुत जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? और यही फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बात समझ में आ रही? ये अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होगा या प्लांट्स में होगा, आपके जो सिंपल एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन चेंजेस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? तो यहां पे अगर हम बात करें इन चेंजेस की, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और प्लूरल इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा स्टिमुलाई, ठीक है? तो ये क्या है? दीज आर व्हाट द चेंज और द चेंजेस, क्योंकि स्टिमुलाई हमने लिख लिया, in the environment okay to which the organisms respond and react are called stimuli. आर कॉल्ड स्टिमुलाई और स्टिमुलस, ठीक है? तो वो चेंजेस बहुत जरूरी हैं, जैसे सनलाइट ज्यादा हुई, ठीक है, या टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ठीक है, तो हम स्वेट करना शुरू करते हैं, ट्रांसपायर करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब यह हो गया कि यहां से एक चीज समझ में आई कि ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, करना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है भाई? ठीक है, सोने जा रहे हैं, नींद आ रही, लाइट बंद करो, ठीक है, लाइट खुली फौरन आंख खुल गई, तो ये सब क्या है? ये चेंजेस है जो रिस्पॉन्स करा रहे हैं, बॉडी को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है? अभी मैं डांटूं तो आपका मुंह बन जाएगा, अभी मैं कुछ ऐसा तारीफ करूं तो आप खुश हो जाओगे, तो ये सब क्या है? ये सब चेंजेस हैं जो ऑर्गेनिज्म के अराउंड हो रहे हैं, जो जिसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कर रहा है बेसिकली। तो ये रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म का क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इस रिस्पॉन्स को कराने के लिए एक और चीज इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी शुड वर्क टुगेदर इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है? एंड टू मेक दिस पॉसिबल, it's very important okay, to make this possible, it is very important that the various organs or concerned organs should work in a systematic manner, should work in a systematic manner, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो रिस्पॉन्स कराने के लिए इनका सिस्टमैटिक मैनर में काम करना ये नहीं है कि सब अपनी मर्जी से काम करेंगे कि अब्बा आपके मेहमान है, जरा देख लो इसको, ठीक है, ले आओ जरा बेटा वहां से जरा समोसे और वो कोल्ड ड्रिंक लेते आओ, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? अच्छा वो गया, उसने बताया नहीं, बेल देखा, अच्छा अब्बा के दोस्त है, चलो कोई बात नहीं, गया गेम खेलना शुरू कर दिया। तो अब ये नहीं है कि सबकी अपनी मर्जी चलेगी, अगर मर्जी चली, सिस्टमैटिक वे में काम नहीं हुआ तो फिर फंक्शन भी नहीं होगा। इसलिए सिस्टमैटिक वे में काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये जो सिस्टमैटिक वे में काम करना होगा, उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करेंगे तो कोऑर्डिनेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, क्योंकि यहां पे इसी के टर्म, अब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन तो जनरल टर्म है, यहां पे कोऑर्डिनेशन हम समझ रहे हैं नहीं, कोऑर्डिनेशन समझ रहे हैं एक
लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेंस में। भाई कोऑर्डिनेशन तो भाई इंस्टीट्यूट में भी होता है, स्कूल में भी होता है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर टीचर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे सही से तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो होमवर्क नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन तो जनरल टर्म है, लेकिन यहां पे हम कोऑर्डिनेशन समझ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि यहां पे कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द हाफ टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, और पार्ट्स of the body of an organism in a proper manner to produce a proper reaction। भाई to produce a proper reaction मतलब क्या हो गया, response, ठीक है। to produce a proper reaction to a stimulus। देखो बात वही हो रही है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। उसके लिए जो पार्ट्स या ऑर्गन्स का एक सिस्टमेटिक वे में काम करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें रिस्पॉन्स करना है तो इसके लिए एक तो कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो अब इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए इस मतलब हायर एनिमल्स जो हैं उन्होंने दो सिस्टम्स इवॉल्व किए, एक है नर्वस सिस्टम और एक है क्या, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो कह सकते हैं इसको कि टू कैरी आउट this control and coordination, higher animals evolved two systems, ठीक है। एक है क्या, one is nervous system, ठीक है, और एक क्या है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम हार्मोन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे बात होगी नर्वस सिस्टम की, जहां पे क्या इन्वॉल्व है, नर्व्स, जहां पे क्या इन्वॉल्व है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। और अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो यहां पे क्या इन्वॉल्व है, हार्मोन्स। मींस अगर हम ऐसे देखें फर्स्ट, तो यहां पे इन्वॉल्व है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब स्टडी करेंगे आगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और यहां पे इन्वॉल्व है क्या, दैट इज हार्मोन्स। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन मार्क, जरूरत क्यों पड़ी नर्वस सिस्टम के साथ साथ केमिकल्स की, हार्मोन्स की, जो कि हायर एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराता है। जरूरत क्यों पड़ी, नर्वस सिस्टम काफी नहीं था, जिसकी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम भी साथ में दिया गया इसको। अगर हम अपने एग्जाम्पल लें तो ऐसे क्यों जरूरी है, क्या सोचते हैं, मतलब क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे। फिर उसके बाद हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे।
देखो रीजन ये है कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। बात को समझना, अगर हम अपना एग्जांपल ले तो वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, ठीक है, और एक एक सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, समझ में, एक एक सेल तक। तो अगर आप एक एक सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे, और इसका मतलब है कि सिर्फ नर्वस सिस्टम होता तो उसको एक एक सेल तक नर्व्स को पहुंचाना होता। समझ में आ रही? अब आप सोचो कि एक एक सेल तक नर्व्स जा रही हैं, तो ये सिस्टम, ट्री लाइक सिस्टम, बुश लाइक सिस्टम कितना और कॉम्प्लेक्स हो जाता। समझ में आ रही है? कि मान लो कि ब्लड सेल है, ब्लड सेल को कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, ब्लड सेल तो मूव कर रहा है, तो नर्व्स उसके पीछे पीछे कहां कहां टहलेगी, समझ में? वो तो फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नर्वस सिस्टम का एक लिमिटेशन है, वो हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम आया, ताकि ये जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स, ये निकल के ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके उस वहां तक पहुंच सकता है, और फिर उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करा सकते। तो लिमिटेशन क्या है नर्वस सिस्टम के साथ, कि नर्वस सिस्टम, नर्व्स कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें केमिकल्स और हार्मोन्स जो होते हैं वो एक एक सेल तक जो है पहुंच के और अपने फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो कैरी आउट होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स, इट इज व्हाट कंसीडर्ड द, you can say the combination of both the nervous system and the endocrine system, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम, और ऑब्वियसली किसका स्टडी करेंगे, रैट का, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, ह्यूमंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें कि नर्वस सिस्टम किसका बना है, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो नर्वस सिस्टम जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, दैट इज न्यूरॉन्स। किसका बना हुआ है, न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट मतलब कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर इन्हीं न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, और यही न्यूरॉन्स वर्क करते हैं तो नर्वस सिस्टम वर्क करता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब न्यूरॉन तो है, लेकिन ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है ये मिल के क्या बनाते हैं, नर्व फाइबर्स। क्या बनाते हैं, नर्व फाइबर्स, ठीक है। नर्व फाइबर्स मिलके मींस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, क्योंकि यहां पे इसलिए मैं बता रहा हूं ये कि क्लियर रहे, नंबर ऑफ सॉरी बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं नर्व्स। समझ में आए? तो देखो न्यूरॉन्स हैं मिलके क्या बना रहे हैं, नर्व फाइबर्स, और नर्व फाइबर्स मिलके क्या बना रहे हैं, नर्व्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पैकिंग सेल्स होते हैं, मतलब उसको पैक करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो है वो न्यूरॉन्स हैं बस कनेक्टेड है, उसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब उनको पैक करने के लिए भी आइटम चाहिए ना। देखो तार होता है, तो तार के ऊपर जो कवर होता है बहुत सारी चीज होती है, आपने देखो मोटे मोटे केबल, तो मोटे मोटे केबल के बीच में छोटी छोटी केबल्स होते हैं, कभी देखा रोड पे मोटे मोटे केबल्स पड़े होते हैं, अगर आप उसमें गौर से देखो, अगर कटा हुआ होता है तो उसमें छोटी केबल्स होते हैं, तो जो मोटर केबल है वो क्या है, नर्व है। तो जाहिर सी बात है नर्व है, उसके अंदर नर्व फाइबर्स है, उसके अंदर न्यूरॉन है, तो उनको पैक करने के लिए भी तो मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल होता है, पैकिंग मटेरियल, जैसे न्यूरोग्लिया, ठीक है। उसके साथ साथ और भी सेल्स होते हैं जो दैट इज एपेंडाइमल सेल्स, जस्ट रिमेंबर द नेम, इट्स नॉट, और उसके साथ साथ कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। तो ये सब मिलके कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम।
ठीक है, जिसमें मेन हमारा क्या है, दैट इज जब तार ही नहीं होगा तो केबल कहां से होगी फिर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो नर्वस सिस्टम में क्या है हमारे पास, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स मिलके फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर्स मिलके क्या बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, पैकिंग सेल्स हैं और कुछ सिक्रेटरी सेल्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये लिख लिया, हो गया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को बनाना और इसकी लेबलिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, तो इसका होते तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। जो हम जनरली अपने बुक्स में देखते हैं वो एक तरह का मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। क्या होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें आप बहुत सारे डेंड्राइट्स देखते हैं और एक एक्सॉन देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीपोलर क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है उसके दो मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉ करके उसको बताएंगे। नहीं, ऐसे ही बन गया बायो के टीचर। वो तो यहाँ पे टाइम का वो होता है ना, आई वॉज स्कोरिंग A+ इन ड्रॉइंग। वो तो यहाँ पे बोर्ड, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो बहुत स्लिप करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिमिटेशन होता है, टाइम कम होता है, इस वजह से थोड़ा सा स्किप करते हैं, इमेजेस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब अभी बेसिक स्ट्रक्चर भी बनना तैयार हो रहा है। देखा होगा ना, बहुत सारे ट्रक होते हैं, वो आते हैं, कभी आपने देखा है ट्रक की तो बॉडी बाद में बनती है। जो एकदम नया ट्रक होता है वो आगे बस ड्राइवर का पोर्शन होता है, नीचे एकदम खाली होता है सब। ठीक है, वैसे ही तो यहां पे अगर हम देखें तो न्यूरॉन के दो पार्ट है मेन। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइटोन। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, साइटोन या सेल बॉडी। ठीक है, और ये जो एक पार्ट है जो इलोंगेटेड, ये होता है हमारा एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम साइटोन को देखें तो यहां पे आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, और डेंड्राइट्स क्या करेंगे, ये सिग्नल को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। दे विल रिसीव द सिग्नल, दे विल रिसीव द सिग्नल। ठीक है, अच्छा, अगर हम अकेला इसको देखें तो ये कहलाता है डेंड्रॉन। क्या कहलाता है, डेंड्रॉन। डेंड्राइट्स प्लूरल है, अकेला क्या है, सिंगुलर इज व्हाट, डेंड्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो साइटोन है इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, दैट विल बी हैविंग व्हाट, न्यूक्लियस। और इसमें जो होगा दैट विल बी हैविंग ऑब्वियसली द साइटोप्लाज्म। यस और नो, भाई सेल ही तो है ये। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज, यहां पे जो हमारा
साइटोप्लाज्म में इसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? यस, न्यूरोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म। और जो एक्सॉन में होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सोप्लाज्म। ओके, इसके साथ साथ यहां पे सिर्फ साइटोन में यानी सेल बॉडी में कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी विषय में होते हैं, एक्सॉन में नहीं होते। ठीक है, इनको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? दैट इज निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये सिर्फ किस में होते हैं? इन द साइटोन ऑफ द न्यूरॉन। यस, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यू कैन से, द न्यूरॉन। ठीक है, कि ये न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। और बाकी आप न्यूरोप्लाज्म में देखेंगे तो सारी चीजें होंगी, गोल्गी बॉडी होगा, ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मींस जो दूसरे ऑर्गेनल से वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेंट्रोजोम नहीं होगा। सेंट्रोजोम जो कि सेल डिवीजन कराता है, तो सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है न्यूरॉन्स में। या भाई, सेल न्यूरॉन एक बार जो बन जाते हैं फिर वो डिवाइड नहीं करते। इसीलिए ब्रेन में अगर कुछ ऐसा वो आया, ठीक है, डिसऑर्डर आया या फिर इंपेयरमेंट आया, तो फिर वो डेवलप नहीं। इसीलिए जो बेबी होता है उसके बर्थ से पहले पहले नर्वस सिस्टम बन जाना चाहिए। बर्थ के बाद जो नर्वस सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ होगी। इसीलिए किसी की मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाई तो वो पैदा होने के बाद भी पुअर मेंटल ग्रोथ के साथ होता है। ठीक है, तो बर्थ से पहले पहले जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एकदम प्रॉपरली बन जाना चाहिए, तभी वो आगे जो है अच्छे से कैरी आउट होगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखेंगे कि जैसे यहां पे आप देख रहे हो, इसका एक मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलेंगे एक्सोलेमा। क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। लेमा मीन्स लेयर, से प्लाज्मा लेमा होता है। ठीक है, ठीक है। अब मेजर सेल्स में यानी न्यूरॉन्स में क्या होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, ठीक है, और इस कवरिंग को हम बोलते हैं क्या? मायलिन शिर। क्या बोलते हैं? मायलिन शिर। और ये क्या करता है? ये इंसुलेशन का काम करता है ताकि चार्ज का लॉस ना हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई न्यूरॉन्स जो सिग्नल ट्रांसफर करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फॉर्म में। ठीक है, तो चार्ज का लॉस ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो गया तो सिग्नल प्रॉपर नहीं आगे पहुंचेगा और वो फंक्शन नहीं कैरी आउट होगा। ठीक है, शिट यानी वो इंसुलेटर का काम कर रहा है ताकि चार्ज का लॉस ना हो। ठीक है, तो माइलिन शिट क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक इंसुलेटर। ठीक है, उसके बाद यहीं पे इसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या? शॉन सेल्स। दीज वर डिस्कवर्ड बाय शॉन, दैट इज शॉन सेल्स। ठीक है, दीज आर नोन एज व्हाट? द शॉन सेल्स। ठीक है, और यहां पे देखो, इधर देखो ऊपर। अब उसके बाद इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। अभी मैं शॉन सेल्स पूरे में नहीं बनाया मैंने, ठीक है, हालांकि मुझे यहां पे बना देना चाहिए। ठीक है, और इस कवरिंग को हम बोलते हैं क्या? न्यूरीलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा। अरे सब सेम है। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? द न्यूरीलेमा। ठीक है, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइटोन दैट इज अ सेल बॉडी, एंड एक्सॉन, these are the two main parts. Okay, और
जैसे कि मैंने बताया कि डेंड्राइट्स होते हैं, इट रिसीव द सिग्नल और फिर एक्सॉन के थ्रू सिग्नल आगे बढ़ता है। एक्सॉन में एक्सोप्लाज्म एक्सोलेमा है, उसके ऊपर माइलिन शीथ है, ठीक है, और वहां पे स्पेशल सेल्स हैं, शॉन सेल्स, और ये सब कुछ कवर्ड है न्यूरोलेमा से, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? अब एक्सॉन एंड करता है, ठीक है, और यहां पे क्या होंगे? एक्सॉन टर्मिनल्स। ये क्या कहलाएंगे? एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और यहां पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब, साइनैप्टिक नॉब, ठीक है। अब यहां से जो होगा सिग्नल क्या होगा? एग्जिट करेगा और फिर अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक क्या होगा? पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंपल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, फ्रॉम डेंड्रॉन टू साइटोन टू एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, या फिर साइनैप्टिक नॉब। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट इसमें? हाँ बताएं तो, पूछे, डाउट पूछे। इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो पल्स की फॉर्म कहां पे होता है, क्या है? अभी यहां पे थोड़ी दिखेगा, जब ट्रांसफर करेगा तो दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम लेयर टू लेयर ना, ओके, या दैट इज अ मेम्ब्रेन, यस। यहां से रिसीव होगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन अभी आपके सामने पेश किया है मैंने, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? माइलिन शीथ। इसके एक्सॉन पे क्या है? माइलिन शीथ। और इस तरह के न्यूरॉन्स का परसेंटेज बॉडी में ज्यादा होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या? अरे माइलिन शीथ है ना, उसके ऊपर न्यूरोलेमा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, जो जिसका क्या होता है? मेजर परसेंटेज होता है बॉडी में, ठीक है। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम में नहीं भी होता है, उसको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन हमारे पास, ठीक है। तो जनरली जो बुक्स में आपको मिलेगा वो कौन मिलेगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पे नॉन माइलिनेटेड भी नर्वस सिस्टम में होता है, बट दे आर लेस इन परसेंटेज, ठीक है। वही मैंने बताया ना, इंसुलेटर, ये लिखा तो है यहाँ पे, एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, चार्जेस के लॉस को बचाता है, चार्ज का लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक आपको नोड दिख रहा है, इस नोड को हम बोलते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट, नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? ये जो नोड दिख रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? नोड ऑफ रैनवियर। रैनवियर, RAN, रणवीर नहीं है, RANVIER, नोड ऑफ रैनवियर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई तो दिक्कत है नहीं है? हरीशो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बारे में हमने पढ़ा, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला कि बनाना भी जरूरी है, इसीलिए आज जाएगा असाइनमेंट, जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन फिर से प्रैक्टिस, ये नहीं है सर ने बोला है तो देख देख के बना दो और सबमिट कर दो। मैंने क्या बोला है? असाइनमेंट का मतलब क्या है? कि वो चीज प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस कीजिए जब आ जाए। असाइनमेंट का मकसद ये नहीं कि बस एक बार बना के मुझे दिखा दो। असाइनमेंट का मकसद क्या है? ये जब आप उसको सॉल्व करो, इसीलिए मैं लेट सबमिशन अलाउ करता हूं, ठीक है। मुझे पता है कि एक दिन में स्टूडेंट प्रैक्टिस भी कर सकता है, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। तो जब आप उसको प्रैक्टिस करो, मीन्स ये है कि मैंने बोला स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो आप बिना देखे अब बना पा रहे हो, ये है टारगेट। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें साथ में तैयार करते हुए चलते आना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूरॉन के फीचर्स हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ न्यूरॉन,
पहले क्या, दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर बर्थ no new neurons are formed. ठीक है। थर्ड, they are not repaired when injured. एक बार खत्म तो खत्म, they are not repaired when injured. ठीक है, जैसे मैंने बताया था। Next one, they only use glucose as respiratory substrate, यानी इसको respiratory substrate मतलब कि जो एनर्जी के लिए किसको वो यूटिलाइज करेगा। Yes, that is glucose only. इसीलिए अगर आप ग्लूकोज डेफिशिएंट है, मतलब ग्लूकोज कम हो रहा है बॉडी में, तो आप वीक महसूस करने लगते हो, ज्यादा हो गया तो फिर आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है। एंड दे डाई, ऑब्वियसली दोनों भी खराब है, तो इसलिए बैलेंस चाहिए ना। अभी थोड़ी है कि डाइटिंग करे तो कुछ ही मत खाओ, मतलब कार्बोहाइड्रेट खा ही नहीं रहे हैं, हम सूखी लकड़ी होते चले जा रहे हैं, ठीक है। So they die if deprived of oxygen for 5 minutes. मतलब नहीं पहुंचेगा, नहीं मिला अगर ऑक्सीजन, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या कर जाएंगे, या दे विल डाई। बस 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट, ठीक है। So this is all about the introduction. ऑक्सीजन बिना कौन सा सेल फंक्शन करेगा? ऑक्सीजन आएगी तभी तो रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम यही तो पढ़ा है, और इसी साल में 10th में ही है। ये थोड़ी कहा जा रहा है न्यूरॉन डाई होगा तो इंसान भी डाई होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना परसेंट भाई न्यूरॉन्स, अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है तो कितना डैमेज हो रहा है कि उसकी डेथ हो जाए, वो भी डिपेंड करेगा ना। अब ऐसा होता है तो पता चला खुदा न खास्ता हाथ डैमेज हो गया, कट गया, ठीक है, तो पूरा इंसान ही फिर मर गया वो, ठीक है। उंगली कट गई तो इंसान मर गया। फोर्थ में हमने लिखा है कि ये ग्लूकोज ही यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, substance नहीं, substrate. It will be using glucose to carry out the respiration. बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मैं देखूं यहां पे कि जो सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है, जो एंड है, ठीक है, और यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, यस, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, यस काइंड होगा, दूसरा न्यूरॉन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिग्नल होता है क्या होता है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन जा रहा है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि एक न्यूरॉन यहां से शुरू हो पैर तक खत्म हो जाए? ऐसे छोटे छोटे न्यूरॉन्स क्यों है भाई? ऐसा होना है भाई, यहाँ पे भाई आप यहाँ पे टच कर रहे हो, जैसे आपने टच किया तो आपको फील हुआ, भाई ब्रेन तक सिग्नल गया, ब्रेन ने आपको बताया ना कि भाई ये आप जो टच कर रहे हो, अब आप देख रहे हो तो पता चला टेबल है, आंख बंद होता है तो आप अंदाजा लगाते हैं शायद टेबल जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यही बात हो रही है कि आप टच कर रहे हो तो न्यूरॉन एक होता, वो यहां से शुरू होता है यहां तक जाता, एक सिंगल न्यूरॉन, लेकिन फाइबर तो बन रहा है, उसमें छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं। हाँ, तभी नहीं है, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि अगर एक ही न्यूरॉन होता तो उसके सिग्नल लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते। अब छोटा न्यूरॉन है, सिग्नल ट्रांसफर हुआ, वो सिग्नल फिर अगले न्यूरॉन को हुआ विद सेम पोटेंशियल, ट्रेवल हुआ, फिर वो अगले को ट्रांसफर हुआ विद द सेम पोटेंशियल। इस तरह करते 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 वो लास्ट न्यूरॉन तक पहुंचेगा विद द सेम पोटेंशियल। लेकिन अगर एक सिंगल न्यूरॉन होता है तो उसके रास्ते में
लॉस ऑफ पोटेंशियल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए वो सेम पोटेंशियल ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे यहां के घर की इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पे वर्क करती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी वोल्टेज पे वर्क करती है। ठीक है, तो अगर वोल्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है करंट कम होगा, सिंपल। और करंट कम होगा तो इसका मतलब सिग्नल सही से ट्रांसफर नहीं कर रहे। होता है ना, कभी कभी सोचते हैं हाँ सर याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां जो मेमोरी है वहां से सिग्नल अभी नहीं आ रहा है, तभी वो आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो, सिंपल। आप कभी कोई बात करते हो बीच में कहते हैं एक गैप आता है, जिसको हम बोलते हैं, या कुछ कुछ एक्सप्रेशन देके या हाथ पैर हिला के उस टाइम को पास करा देते हैं। ठीक है, वो नेचुरल होता है। तो अब यहाँ पे वही चीज है कि वो क्यों हो रहा है, कि वो बीच में क्या हो रहा है, सिग्नल मिस हो रहा है, तभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही? तो ये चीज जो है जब पहुंचता है, तो अगर हम देखें इसको और जूम करके, ये है सिनेप्टिक नॉब और ये है डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। बात समझ में आ रही? दिस इज डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब नेक्स्ट क्लास में बात यहीं से स्टार्ट हो, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे हो क्या रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, सिनेप्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वही जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ओके। अभी अभी देखो न्यूज आई है, तो बच्चे कैसे अपने आप को कर लेते हैं। कोटा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। नहीं करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। चलो फिर मिलते हैं कल विथ मैथमेटिक्स। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।